सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं जरा, आप लोग देख रहे हैं राइड विद अजय। तो आज मैं लेकर के आया हूं एक और सेगमेंट। आई नो कि बहुत टाइम हो गया था, वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया पिछले व्लॉग में, अगर नहीं देखा हो तो पिछले व्लॉग देखना, जिसमें कि मैंने आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। ऑफिस का काम बढ़ता जा रहा है और सब्सक्राइबर इतने हैं नहीं कि मुझे यूट्यूब से कुछ इनकम आए, तो इस वजह से यूट्यूब के भरोसे में बैठ नहीं सकता। नौकरी करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है तो छुट्टियाँ नहीं मिलती। जिमनी ओके तो उस वजह से थोड़ा सा ऑफिस में बिजी था, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज बहुत ही भरे मन से ये वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे, क्योंकि ये वीडियो है बजाज के बारे में। मैंने अपनी बाइक ली थी ये सोच करके कि बजाज की पल्सर सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक है, बट अब बजाज एक डेढ़ महीने में, शायद एक महीने के अंदर अंदर एक और बाइक लॉन्च करने जा रहा है जो कि इससे ज़्यादा पावरफुल होगी पल्सर सेगमेंट में। जी हाँ, सिर्फ पल्सर की बात कर रहा हूँ मैं। बजाज पल्सर NS 400 लॉन्च होने वाली है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो फ्यूचर पे स्टेप रखने से पहले हम हिस्ट्री में पहले कदम रखेंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे बजाज की, कि बजाज ने कैसे कैसे मार्केट के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व किया है, कैसे कैसे उन्होंने नए नए फीचर्स लाए हैं बीच में बाइक में, तभी ये बाइक बजाज 1940 से लेकर के अब तक मार्केट में टिका हुआ है। आज मैं अकेला आपसे बात नहीं करूँगा, आज मैं अपनी बेसिकली दो पीढ़ियाँ और हैं मेरे साथ में, मैं उनको भी कैमरे पर बुलाऊँगा। आओ भाई, दोनों आओ। दोनों कैमरे के पीछे थे, अब ये दोनों कैमरे के आगे आ रहे हैं, विनीत और हिमांशु। क्योंकि ये हमारे घर के टेक सेवी हैं। टेक सेवी इन द सेंस कि भैया अब जैसे हमारी तो उम्र हो चुकी है, मुझे अगर बाइक चाहिए होती है तो मैं इसके पास जाता हूँ कि भैया कौन सी बाइक लूँ। ये सारे स्पेक्स ये निकाल के रखता है, मुझे बाइक के स्पेक्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। जितने भी आपने वीडियोस देखे मेरे जिसमें मैंने बाइक के रिव्यूज़ किए हैं, स्पेक्स इसने निकाल के दिया, मैंने सिर्फ पढ़ा है। फ़ोन अगर मुझे कोई चाहिए होता है, फ़ोन के बारे में भी दोनों के दोनों बताते हैं, उसको भी अच्छी खासी नॉलेज है फ़ोन के बारे में कि कौन सा फ़ोन कैसे, मतलब कहाँ इस्तेमाल होना है, क्या चीज़ है, उसको फ़ोन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। और इसको बाइक्स बेसिकली टेक के मामले में दोनों ही तेज़ हैं। मेरा थोड़ा सा ये है कि मेरे को सिर्फ मैं इनको पैसा बता देता हूँ कि कितना तक का बजट है, बाकी ये लोग निकाल के देते हैं मुझे चीज़ें। आज इन दोनों से भी बात करेंगे कि थोड़ा हिस्ट्री मैं बताऊँगा, क्योंकि मैंने बजाज की थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री देखी है। ये लोग अपकमिंग बाइक्स देख रहे हैं और अभी जो मार्केट में चल रही है वो बाइक्स देख रहे हैं। उनके बीच का कंपैरिजन करते हैं कि इनके दिमाग में कॉम्पिटिटर्स जो बजाज के हैं उनको लेकर के इनके दिमाग में क्या क्वेश्चंस हैं, क्या इनके दिमाग में थॉट्स हैं, इनको बजाज की बाइक्स पसंद आती हैं किसी और की, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से बजाज के साथ हूँ। इनको कैसी बाइक्स पसंद आती हैं, अब इनसे बात करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में। तो चलिए इस सेगमेंट में हम ज़रा कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले विनीत से भी बात करेंगे, फिर उसके बाद हिमांशु से बात करेंगे, एक एक करके दोनों को बैठाएंगे, आपके सामने लेके आएंगे। बट बजाज की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं तो बजाज जो फाउंड की गई थी वो मिस्टर जमनालाल बजाज जी के द्वारा की गई थी 1940 में राजस्थान में। तब से ये बाइक बेसिकली बाइक्स तो नहीं थी तब, उस टाइम पे 3 व्हीलर्स में डील करते थे, प्लस फिर स्कूटर्स आए। स्कूटर्स में बजाज चेतक, जो कि आप सब जानते हैं, वन ऑफ द फेमस बजाज चेतक सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर था। फिर उसके बाद ये बाइक के सेगमेंट में आए। बाइक के सेगमेंट में जब ये आए, इन्होंने 2003 में बजाज की पहली पल्सर लॉन्च करी, जिसमें कि इन्होंने जिसे कहते हैं ना, यंगस्टर्स की नस को टच किया। उनके सिर्फ एक स्लोगन से, एक स्लोगन था उनका, डेफिनेटली मेल। उससे क्या हुआ, जितने भी यंगस्टर्स थे, जितने भी मेल कैंडिडेट थे, उनको वो बाइक इतना पसंद आई कि उनको लगा कि ये बाइक उन्हीं के लिए बनी है, तो सारे के सारे लोग उस तरफ भागे। और फिर उसके बाद 2003 से 2005 के बीच में कोई भी कॉम्पिटिटर उनका नहीं था। 2005 में TVS आई, TVS ने अपाची 150 लॉन्च करी। तब बजाज को पता लगा कि हाँ, हमें थोड़ा सा मार्केट में डिविएशन लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अपाची थोड़ी सी टक्कर दे सकती है। बजाज ने अपना अपग्रेडेड वर्जन पेश किया, जिसमें कि उन्होंने डिजिटल एनालॉग मीटर डाला। प्लस ऐसे ही थोड़े से अपग्रेड्स करते करते 2007 में इन्होंने 180 सेगमेंट लॉन्च किया। 2008 में यामाहा आ गई, जिन्होंने अपनी R15 लॉन्च कर दी। तब से TVS, यामाहा और बजाज के बीच में कंपटीशन चला आ रहा है। और अभी तक की जो सबसे फेमस बाइक थी, फेमस तो नहीं बोलूँगा, पावरफुल बाइक थी बजाज सेगमेंट की, सिर्फ मैं बात करूँ बजाज में पल्सर सेगमेंट की, वो मेरी बाइक थी बजाज F250 और या N250, जिसमें 250 सीसी का इंजन था। उसके बाद सारे 400 सीसी के सेगमेंट शुरू हो रहे थे। तो यहाँ तक की तो हिस्ट्री थी। अब जब आने वाली बाइक्स हैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। और जरा विनीत से कुछ चीज़ें पता कर लेते हैं
चलिए, तो अब एक क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं, जिसमें कि हम विनीत से बेसिकली, जो कि मेरे से ठीक एक नीचे की पीढ़ी है, मतलब यंगस्टर्स में मेरे से ठीक नीचे वाली, तो उससे पूछते हैं कि उसको किस तरह की बाइक पसंद है। अगर तुम्हें कोई बाइक दी जाए बजाज के सेगमेंट में, अगर कोई बाइक सेलेक्ट करनी हो तो कौन सी सेलेक्ट करोगे? अभी के अराउंड अगर देखा जाए, अगर सेम 250 सेगमेंट में जाए चाचा की है, तो मैं N250 पे जाना चाहूँगा। N250 पे, जो कि नेकेड वर्जन है। क्योंकि मेरे को नेकेड बाइक अच्छी लगती है ज़्यादा। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर भी। किसी को नेकेड पसंद है, किसी को फेयरिंग वाली पसंद है, बट इसमें पूरी फेयरिंग नहीं है, हाफ फेयरिंग है, वरना पूरी फेयरिंग होती तो एक अलग बात थी। और अगर इसी सेगमेंट में किसी और कंपनी की तरफ जाना हो तो बजाज या कोई और कंपनी? बेसिकली बजाज की एक जो सब कंपनी है KTM, उसमें आती है 250 ड्यूक, काफ़ी ज़्यादा अपने नाम के हिसाब से पावरफुल है वो। बिल्कुल, उनका तो लेकिन फिर एवरेज थोड़ा सा। अब मैं एवरेज की तरफ उतना नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिकली परफॉर्मेंस पे चला गया, जो स्विच ऑन करने के बाद लिखा हुआ आता है रेडी टू रेस। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसी वाले सेगमेंट में चला गया हूँ अभी। अभी आप फ़र्क देख सकते हो कि मेरी जो जनरेशन है, हम पावर के साथ साथ हमने क्या चीज़ नोटिस करी, एवरेज भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस जाना है, डेली कम्यूटिंग है। यहाँ पे एवरेज कोई मायने नहीं रखती है, सिर्फ पावर, स्पीड मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए। अभी इससे जो नई जनरेशन है वो और ख़तरनाक है, उसकी बातें जब आप सुनोगे तो और ज़्यादा आपको हंसी आएगी। तो अभी देखा जाए, अगर 150 से 250 के बीच में अगर कोई लेनी हो, KTM को हटा करके, मतलब बजाज की जो सब कंपनीज है उनको हटा करके कोई और कॉम्पिटिटर कंपनी, तो कौन सी पसंद करेगा? TVS कंफर्ट भी है, माइलेज भी है, स्पीड भी है, प्रॉपर कुछ ही है। बिल्कुल। R15 के बारे में क्या कहना है? अगर आप बैक पेन को इंड्योर कर सकते हो, वो आपके लिए बनी है, बाकी आप खुद समझदार हो। बिल्कुल, छपरी राइडिंग ना करें। R15 को देखते ही मुंह पे निकलता यही है मेरे, छपरी राइडर। क्योंकि कई लोग, नहीं, काफी अच्छे लोग भी इसे ड्राइव करते हैं, लेकिन आजकल वो जिनके हाथों में है वो थोड़ा एक्चुअली होता क्या है, R15 मैं भी जब देखने गया था, मुझे भी R15 पसंद आई थी, बट बॉडी पोस्चर मेरे हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट है 6 फुट 2 इंच, और उसके हिसाब से जितना मुझे झुकना पड़ रहा था, मेरी बैक बोल जाती। बेसिकली हमें इतना स्पोर्टी लुक चाहिए नहीं। बिल्कुल, उतना स्पोर्टी लुक हमें चाहिए नहीं था। आप ये भी ले सकते हैं, जो अभी भाई गए पीछे से अगर आपने देखा हो तो अपाची गई थी, 150 थी या 160 थी शायद, 160 तो बंद हो गई। अच्छा। तो इसमें बेसिकली क्या है, सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो बजाज अपनी पल्सर की अगर हम बात करें तो पल्सर में अलग अलग सेगमेंट्स आते हैं। पल्सर में है 125 का सेगमेंट, 130, 130, 150, 180, 200, 250, 220, 250। 220 को भी डिसकंटिन्यू करके 250। बिल्कुल, 220 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन शायद अभी मार्केट में 220 दोबारा आएगी, ऐसा रूमर्स फैल रहे हैं, क्योंकि बजाज 220 के काफ़ी ज़्यादा जो लवर्स हैं वो शायद 220 ज़्यादा पसंद करें 250 से ज़्यादा, क्योंकि 250 इतनी नहीं बिकी है बजाज की। हाँ, 250 बेसिकली बहुत ज़्यादा ही बोल्ड मूव था उसके हिसाब से भी। बिल्कुल, 20 से सीधा 250 पे शिफ्ट करना, प्लस डिज़ाइन लुक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिए। हाँ, लुक्स बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए थे। और प्लस मैं ये कहूँगा कि 220 भी शायद इसको बीट कर सकती है स्पीड के मामले में, क्योंकि वो BS4 वो राइडर पे डिपेंड करता है। वो BS4 थी, BS6 है। इसमें जहाँ पे लिमिटर आ जाता है वहाँ पे वो लिमिटर खा जाती है, वहाँ पे वो भी है, बाकी राइडर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली। बिल्कुल, राइडर पे भी डिपेंड करता है, राइडर बाइक कैसे राइड कर रहा है उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर बेसिकली ओवरऑल देखा जाए, जो आने वाली अपकमिंग बाइक है जिसका बहुत ज़्यादा हाइप बनाया जा रहा है, NS 400, अगर चॉइस मिलती है तो लेंगे? लाइक ट्रायल के लिए कंसीडर करना कोई बुरा नहीं है, बट क्योंकि मैंने कहीं बजाज को ज़्यादा यूज़ किया, ज़्यादा क्या मैंने कभी भी यूज़ ही नहीं किया बजाज को। बजाज तुम्हारा ब्रांड है भाई। मेरा ब्रांड है, देखा, मैं उसे यूज़ नहीं करता। बजाज अगर ट्रायल नोट, जैसे कि मैं चाचा की बाइक भी कभी कभी चलाता हूँ, तो ऑब्वियसली पावर वगैरह फील होता है अच्छा। बिल्कुल, अगर बजाज वाले देख रहे हो तो ध्यान रखें, ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। 400 स्पॉन्सरशिप 400 की। तो अगर एक बात करी जाए कि 2003 से लेकर के अभी तक, मैं 2003 की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब से तेरे को बाइक दिख रही है, थोड़ा सा तेरे को नॉलेज है बाइक के बारे में, तो 2003 से लेकर अभी तक की बजाज की, सिर्फ मैं बजाज की बात कर रहा हूँ, बजाज की बाइक में जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसको कैसे देखता है? इस क्वेश्चन से पहले मैं क्लियर कर दूं, मेरे को 2003 से बाइकें नहीं दिख रही हैं, मैं उस टाइम पे पैदा ही हुआ था। मैं 2010 से बाइकें देख रहा हूं, बट मुझे पता है 2003 की पल्सर कैसी दिखती थी। मतलब 2003 में पैदा हुआ था बट बाइक इसको दिख रही थी। हाँ। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आंखें नहीं थी इसके। पैदा नहीं होता। हाँ। सॉरी, हाँ। तो उसको लेकर के अगर चला जाए तो 2003 की जो पल्सर थी बेसिकली बहुत ज़्यादा ही बेसिक मॉडल था वो। मार्केट में उसके ऐसा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकदम ही न्यू। राउंड, मेरा राउंड वाला उन्होंने कैलिबर से के थ्रू उठाया था, राउंड हेडलाइट। कैलिबर में हाँ, राउंड हेडलाइट थी कैलिबर। राउंड हेडलाइट थी, राउंड दोनों ही, स्पीडोमीटर ऑडोमीटर दोनों राउंड थे।
एंड बेसिकली बाकी लुक जो मेरे ख्याल से था पल्सर का, वो केवल इतना मैटर करता था, बाकी ये सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं। वैसे ही है, टैंक उसका बहुत ज़्यादा बल्कि बना दिया था बल्कि टैंक 2003 था में। उसके हिसाब से भी चल रहा है। देन उसके बाद मेरे ख्याल से 5 में तो कुछ नहीं हुआ था। 2006 में जब उन्होंने कट करके इसमें जब डिजिटल मीटर फिट किया था, 2005 में डिजिटल मीटर आ गया था। आई गेस 6 में आया था वो। नहीं, 2005 में डिजिटल मीटर आ गया TVS था के against में, टीवीएस हाँ, के TVS के अगेंस्ट, against में आया और 2007 में 180 आई थी। हाँ, तो जब मेरे ख्याल से जब 2000 जो भी है जब डिजिटल मीटर आया था, तो वो वाला जो सिचुएशन था वो मेरे को बेस्ट लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली धूम देखी हुई है मैंने बहुत। एंड जब जॉन इब्राहिम का एक्सेलेरेटर जाता है और डंडा जब ऊपर उठता था, तो वो चीज़ बड़ी नॉस्टैल्जिक फील देती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी भी मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करता हूँ कि मेरे को अभी भी कोई एनालॉग वाली गाड़ी दे देना तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ। उसमें एक अलग ही मज़ा आता है, अलग फील। प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि सब डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं, सबको ब्लूटूथ चाहिए, किसी को मैसेज पढ़ने, हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है मेरी गाड़ी कौन से गियर पे चल रही है, मुझे नहीं देखना। हमें चाहिए होता है बेसिकली वो पावर दिखनी चाहिए हमें कि जब हम एक्सेलरेटर खींच रहे हैं आरपीएम कितना जा रहा है। लाइक वो जब ऊपर जाता था ना, तो एकदम से अंदर से वो होता था कि झुरझुरी छूट रही है एक तरह से कि वो हाँ, अलग से और ज़्यादा वो होता था, मतलब अंदर से एक एक्साइटमेंट निकलती थी। हाँ, और वो तेज चीज़- और तेज कि अभी और जाएगी, मतलब वो डंडा मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। यस, वो यू कैन चीज़- डू इट। हाँ, वही पुश आता था बेसिकली अंदर से, तो वो चीज़ काफ़ी एक्साइटिंग लगती थी। प्लस जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, बजाज के कॉम्पिटिटर हैं, उसका पल्सर के ऊपर क्या इफेक्ट दिख रहा है? मेरे ख्याल से जो मेन कंपटीशन बजाज के ऊपर गिरा था वो 2008 में जब R15 लॉन्च हुई थी, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हुआ था। बहुत ज़्यादा हुआ था। अपाची का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, बट क्योंकि R15 एक लिटरल 155 सीसी के बाद भी जो चीज़ परफॉर्म कर रही थी, वो ज़्यादा पल्सर को इम्पैक्ट नो कर रहा डाउट, था। यामाहा ने बहुत ही ज़बरदस्त उसके अंदर इंजन दिया था कि वो 125 सेगमेंट के बाइक होने के बावजूद 155 सेगमेंट की बाइक होने के बावजूद वो अच्छी से अच्छी बाइक को टक्कर दे देती थी। लाइक उसकी परफॉर्मेंस उस टाइम पे भी इतनी थी कि अगर नॉर्मल बंदा भी कोई 200 सीसी की बाइक चला रहा था, वो उसको भी बीट कर सकती है अगर अच्छा राइडर हो तो। बिल्कुल। डिज़ाइन वाइज अगर मैं बात करूं तो पल्सर के डिज़ाइन में जो चेंजेस हुए हैं, लाइक ऑब्वियसली डिज़ाइन तो बहुत अच्छा दिखता है पल्सर का। पहले तो काफ़ी बेसिक था, मेरे को अभी भी याद है पहले वो बॉक्स शेप वाली पीछे लाइट आती थी, हाँ, सबसे पुरानी वाली। देन जब चाचा ने बाइक ली थी तो नया वो सिंगल डंडी वाली LED कर दी थी उन्होंने। तो हम सभी बच्चे घर में बैठ के देखते थे उसको, ब्रेक का लाइट जला के कि वो भाई क्या लग रही है पीछे से ये। तो वो चीज़ सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट थी जो मुझे लगती है, और बजाज आज भी उसको काफ़ी हद तक फॉलो कर रहा है। हाँ, बजाज का अभी भी वो वही है। मेरे लिए सबसे अच्छा था, वहीं से मेरा बाइकिंग का करियर स्टार्ट हुआ था एक तरह से। तो पुरानी या नई बाइक कौन सी ज़्यादा पसंद है? मैं जाऊंगा सबसे पहली 150 अपग्रेडेड विद द न्यू ओडोमीटर। ओडोमीटर के साथ, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों साथ में था। 2006 का मॉडल, हाँ, 2005 वाला मॉडल, सॉरी 2005 में जो हाँ, लॉन्च हुआ था। वो सबसे बेस्ट टाइम था उस टाइम पे। जो पल्सर का मॉडल था वो कहीं पे नहीं था उस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त बिकी थी बाइक से, बहुत ज़बरदस्त। पर पल्सर ने पूरी मार्केट पे उस टाइम पे कब्जा कर लिया था। जहाँ जाओगे बजाज ही बजाज। बिल्कुल जी। चलिए अब तुमने 2005 में की थी? मैंने 2005 में, हाँ, मेरे पास 2005 वाली मॉडल थी, डिस्कवर बेच के ली थी। डिस्कवर के बाद जो ली थी मैंने। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं जी, अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 2008 का सेगमेंट, हिमांशु। अब हिमांशु से कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, अगला सेगमेंट 2008 का सेगमेंट हमारा क्योंकि 2008 की पैदाइश है, तो 2008 के बाद 4-5 साल के बाद से ही थोड़ा सा बाइक वाइक देखने लगा था, बाइक पे घूमने लगा था मेरे साथ साथ। कौन सी बाइक अभी तक की मेरी जो सबसे ज़्यादा पसंद है तुम्हारे को? मेरे पास थी एवेंजर, उससे पहले थी, सबसे पहले थी डिस्कवर, फिर पल्सर, फिर एवेंजर और फिर ये। तुम्हारी याद में सबसे अच्छी बाइक कौन सी है? मतलब अगर वैसे बात करा जाए थोड़ा रेसिंग वगैरह के सेगमेंट में, तो मेरे को तो अभी सबसे अच्छी ही लगती है अगर देखा जाए तो। और क्रूजिंग वगैरह के सेगमेंट में मतलब एवेंजर बहुत टाइम तक साथ में थी, तो एवेंजर में वो जो एक फ़ील आता था वो अभी इसमें तो नहीं आ सकता, मतलब देखा जाए तो 7 साल तक। 7 साल थी एवेंजर मेरे पास, 7 साल। और उसके अंदर जो जो मॉडिफिकेशन मैंने करा रखी थी, भाई साहब तुम कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर कर लो तो मेरे को थकान नहीं होती, ऐसी बाइक बना रखी थी मैंने। हाँ, तो मतलब क्रूजिंग वगैरह के उसमें वो भी बहुत अच्छी थी, 220 के सेगमेंट में अच्छी स्पीड भी थी और बहुत टाइम तक, तो वो क्रूजिंग में अच्छी लगती है। राइडिंग में तो अभी अच्छी ये लगती है मेरे को, मतलब रेसिंग वगैरह में। 16 साल की उम्र हो गई है, 2 साल बाद लाइसेंस बनने वाला है। जब 18 के हो जाओगे, जाहिर सी बात है नौकरी तो करोगे नहीं, बाइक मैं ही दिलाऊंगा पहली। कौन सी बाइक चाहिए ताकि फिर मैं उस हिसाब से अपने 2 साल के लिए पैसे जमा करने शुरू करूं? मतलब कुछ सेगमेंट भी तो होगा ना कि, या फिर कौन सी पसंद है? हाँ मतलब विनित पीछे से चिल्ला रहा है H2 H2 उतनी औकात नहीं है। मतलब अगर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ूं
तुम्हें क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, लुक, पावर या परफॉर्मेंस, एवरेज, माइलेज देखोगे, क्या देखोगे बाइक की? मतलब मेरे को अगर पर्सनली देखा जाए तो मेरे को रेसिंग वगैरह के सेंस में बहुत अच्छी लगती है बाइक, और थोड़ी बल्की बाइक जो होती है वो ज़्यादा अच्छी, मतलब आई कैची लगती है। जो थोड़ी नेकेड वगैरह रहती हैं, Z900 वगैरह जैसे हैं, उनका हाँ मतलब टैंक वगैरह बहुत अच्छा है, बट उतना अच्छा लुक नहीं लगता मेरे को आगे से। और वहीं पे मतलब हायाबुसा हो गई, H2R का बहुत आगे से बहुत अच्छा फेयरिंग टाइप बना रखा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, मतलब एक अलग सा लगता है। क्योंकि अगर नॉर्मल रोड्स पे बाइक देखें तो वो एक वो राउंड सी शेप आगे हेडलाइट में, वो सेम चीज़ है। तो वैसी टाइप में बाइक ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो या तो कंसिडर करूँगा हायाबुसा, क्योंकि वो स्ट्रीट्स वगैरह के हिसाब से भी बहुत अच्छी बाइक है अगर देखा जाए तो। और अगर कुछ वैसे करनी होगी स्पीड में तो हाँ H2R या S1000R बहुत अच्छी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर लीटर, 50 किलोमीटर पर लीटर। वो भाई साहब गए थे तकरीबन 20 किलोमीटर पर लीटर, ये आ गए हैं 8 किलोमीटर पर लीटर। मैं बोला था ना कि मैं एवरेज, मुझे एवरेज के साथ पावर चाहिए, उसे केवल पावर चाहिए, इसे डिज़ाइन और पावर दोनों चाहिए। तो ये जो है, ये चीज़ें अब बजाज के दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बजाज अब ये चीज़ देख रहा है। अब मैंने तो अपने घर की बात दिखा दी आपको, अगर बजाज का कोई देख रहा है बंदा तो इस चीज़ को ध्यान दो, पावर के साथ साथ डिज़ाइन, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। R15 ने दोनों चीज़ें मैनेज करी हैं, तीनों चीज़ें बेसिकली R15 ने तीनों चीज़ें मैनेज करी हैं। तो R15 का 155 सीसी के सेगमेंट में बेसिकली R15 ने, यामाहा ने क्या क्या चीज़ें मैनेज करके रखी हैं, क्या क्या चीज़ें पकड़ के रखी हैं, अब आप ये देखिए। 155 सीसी में वो मुझे हरा देता है, 250 सीसी को मेरे को हरा देता है वो। दूसरी चीज़, एवरेज उसकी बहुत अच्छी है, शायद 50 के ऊपर है। तीसरी चीज़, लुक यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लुक्स भी उसमें बहुत ज़्यादा वो करती है। लंबे लोगों के लिए नहीं, हाँ थोड़ा सा उसका, अगर मैं ये बोलूँगा अब हैंडल बार रेस कर दिया जाए, थोड़ा सा बैक अगर स्ट्रेट हो जाए, बाइक बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ थी जो R15 यामाहा ने पकड़ के रखी है अभी तक। अब अगर बात की जाए सारे के सारे सेगमेंट में, तो भी आ जा भाई, क्योंकि अब वीडियो हम क्लोजिंग की तरफ लेकर के जा रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट अगर हम देखें कि बजाज का अभी तक का जो पूरा का पूरा हमने देखा है मोड जो बजाज लेकर के आया, और पल्सर NS 400 तक का, अभी डिज़ाइन जब लीक होगा तब भी इस बारे में बात करेंगे डिज़ाइन कैसा है, पावर वगैरह के बारे में। बजाज, या अगर मैं अभी भी तुम्हें यामाहा का मौका दूं, बजाज या यामाहा की कोई बाइक? यामाहा हाँ भाई, मतलब किसी भी सेगमेंट में, किसी भी सेगमेंट में यामाहा ही शायद जाऊंगा, पर अगर NS 400 का लुक बहुत अच्छा है तो मैं NS 400 के साथ। मैंने तो जैसे बताया, अगर चाचा खरीदेंगे तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं कैसे निकल करके आती है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बजाज के बारे में पूरी डिटेल में बात करी, कैसे 1940 से लेकर के 2024 तक बजाज ने पूरा का पूरा मार्केट पे, एक तरह से कुछ समय ऐसा भी आया था कि इन्होंने वन साइडेड कब्ज़ा किया हुआ था, और बाकी बीच में जो TVS वगैरह आए थे थोड़ा बहुत इन्होंने हिलाया था, बट यस इस टाइम पे बजाज काफ़ी ज़्यादा हिल चुका है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ बीच में आ गई हैं। बजाज ने काफ़ी सारी कंपनीज़ को खुद बीच में मार्केट में, इंडियन मार्केट में उतारा है, जैसे कि कावासाकी था, जो 3 व्हीलर्स में पियाजियो करके आपने देखा होगा, वो बजाज के साथ था। ऐसे ही बजाज ने कई कंपनीज़ के साथ कुछ जॉइंट वेंचर्स किए थे। कावासाकी अलग हो गया, वो अपनी अलग बाइक्स बनाने लगा, बजाज अपनी अलग बाइक्स बनाने लगा। बट हाँ, बजाज की एक अलग सेगमेंट है, एक अलग मार्केट है, एक अलग, जैसे कहता हूँ, एक पब्लिक है बजाज की। जैसे होंडा के पास अपनी अलग है, 100 सीसी वाले, 150 सीसी वाले, सारे के सारे जॉब वाले, मीडियम रेंज, फिर उसके बाद 150, 180 बढ़ती चली जाती है, और फिर उसके बाद आती है ये रेंज जो कि H2 तक जाती है। तो देखते हैं बाकी आगे जब बाइक लॉन्च होगी तो कोशिश करेंगे कि उस बाइक का भी एक रिव्यू करें। कोशिश क्या करेंगे, अगर नहीं मिली रिव्यू करने को तो ख़रीद के करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। ओ तेरी, पैसा बहुत, 400 आ रही है गाड़ी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन लव यू गाइस। कमेंट करो, हायाबुसा का रिव्यू चाहिए, खरीद के करेंगे कमेंट। अगर चल आज मैं ये चैलेंज लेता हूँ, 1 लाख कमेंट। बस ठीक है गाइस, होने नहीं वाले मुझे पता है, 100 कमेंट भी नहीं होने। मेरे को इस आदमी का खर्चा होते हुए देख रहा है, देख रहा 100 कमेंट भी नहीं होंगे, वो मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसा टारगेट रख रहा हूँ जो कभी पूरा ही ना हो। 1 लाख कमेंट में हायाबुसा खरीद के रिव्यू करूँगा। चलो चैलेंज है तुम सबको, ठीक है? मैं जा रहा हूँ फेक आइडिया बनाने। मैं भी चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन लव यू गाइस, बाय बाय। रुको जरा, सब्र करो। ये 1940 में फाउंड की गई थी राजस्थान में, और
मिस्टर कट करियो करिए भाई। चला दिया उसने, बोलो। अरे यार रुक जाओ